हेलो दोस्तों, सीखो यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले झारखंड टीजीटी सीरीज का पार्ट 2 जो संविधान से संबंधित है उनके टॉपिक आज देखने वाले हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसका फुल कोर्स लेकर आऊँगा और आज से हम लोग का वीडियो स्टार्ट होगा। और जो भी दोस्त झारखंड टीजीटी का सिलेबस नहीं देखे हैं वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके सिलेबस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, जो कि पार्ट 2 का पहला टॉपिक ही है, संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना की बात की जाए तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो सर्वप्रथम पूछा जाए किसके संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, तो अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। और प्रस्तावना को संविधान के परिचय अथवा भूमिका कहते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो संविधान के परिचय अथवा भूमिका को प्रस्तावना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए। तो प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किसके द्वारा बनाए और पेश किए गए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसे संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना द्वारा अपनाए गए। उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा अपनाए गए। पूछा जाएगा किस प्रस्ताव के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया, तो इसका उत्तर होगा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट देखते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। यह भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। प्रश्न इस तरह पूछ सकता है प्रस्तावना में कितने मूल तत्व हैं, तो 4 मूल तत्व हैं। उसमें पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा भारत की प्रकृति, तीसरा संविधान के उद्देश्य, चौथा संविधान लागू होने की तिथि। तो इसका जो पहला है वह है संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान का अधिकार के स्रोत में बोल रहा है, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। संविधान जो है भारत के लोगों से शक्ति क्या करता है, प्राप्त करता है। नंबर 2 पर है भारत की प्रकृति। भारत एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है और भारत की प्रकृति है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। तो इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। नंबर 4 पर है संविधान लागू होने की तिथि। तो यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करता है कि संविधान लागू जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब देखते हैं आगे प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं।
प्रस्तावना में मुख्य शब्द। प्रस्तावना में कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द है संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग विस्तार रूप से देखते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता इसका अर्थ है कि भारत ना तो किसी दूसरे देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश के दबाव में है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपना आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निर्णय खुद ले सकता है। इसके लिए यह स्वतंत्र है। इसका मतलब सीधा सा देखा जाए तो भारत किसी भी अन्य देश के ऊपर निर्भर नहीं है और ना ही किसी अन्य देश के दबाव में कार्य कर रहा है। या कोई भी कार्य अपने स्वयं के संप्रभुता के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से कोई भी मामला का जो है निर्णय खुद ले सकता है, चाहे वह बाह्य मामला हो चाहे वो आंतरिक मामला हो, है ना। संप्रभुता का मतलब यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी। समाजवादी इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो इस शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, है ना। जो भारतीय समाजवाद है वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि समाजवादी साम्यवादी समाजवाद, है ना। अब देखते हैं साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्यश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। राज्यश्रित समाजवाद भी कहा जाता है किसे? तो समाजवाद या साम्यवादी समाजवाद, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। क्या बोलता है? जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय कहता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। तो भारतीय समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, लेकिन इसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था। पद्धति यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख भी नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें जोड़ा गया, है ना। और इसके माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और इसका अर्थ सीधा सा कहा जाए तो संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और कोई भी विशेष धर्म को यह अधिकार नहीं देता या सभी धर्म को समान अधिकार देता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप पर किया गया है। वृहद रूप पर किया गया है। नेक्स्ट है गणतांत्रिक। गणतांत्रिक एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला राजशाही और दूसरा गणतंत्र। गणतंत्र राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी या उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं, जैसे ब्रिटेन में है। यहाँ गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। अमेरिका में क्या है, गणतंत्र के माध्यम से कुछ समय के लिए चुनकर आता है। और ब्रिटेन में जबकि क्या है, राजशाही व्यवस्था में राजा या रानी को प्रमुख मान लिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष मतलब जनता जो है डायरेक्ट नहीं चुनती है, वह जो यहाँ की सांसद है, विधानसभा है, उन लोगों को जनता वोट करके जिताती है और यही लोग जाके वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं, जो कि हम लोग अप्रत्यक्ष माध्यम समझते हैं। हम देखते हैं न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विशेष उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना ही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय की बात की जाए तो आर्थिक कारणों के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। यह है राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति से लिया गया है। हम देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियां पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति मतलब लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के और उनके साथ उनका विकास का भी अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करता है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो।
स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आपके मन में जो आए वो कर दे। आपको वही करना है जो संविधान के प्रस्तावना में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही हो, और आपको कोई भी काम प्रस्तावना की सीमाओं में रहकर ही करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 से 1799 से जो चला था वहाँ से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। हम देखते हैं समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। समता का अर्थ ही है सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा और किसी भी माध्यम से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। इसमें आपका है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, अनुच्छेद 15। मतलब धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ जो है मतभेद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। मतलब छुआछूत। अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत को समाप्त करना है, अनुच्छेद 17 के माध्यम से। उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी व्यक्ति राजा, महाराजा, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण नहीं कर सकता है। सिर्फ शिक्षा, सेना और डॉक्टर के माध्यम से ही वह जो है उपाधियां ग्रहण कर सकता है, और बाकी अन्य उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 करता है। नेक्स्ट है संविधान में 2 ऐसे उपबंध है जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से वंचित नहीं कर सकते हैं। दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वक्स मताधिकार का प्रावधान जो है 326 में किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39। महिलाओं तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अगर कोई महिला 8 घंटा कार्य कर रही है और वही कार्य पुरुष भी कर रहा है तो दोनों का वेतन समान होना चाहिए, न कि महिला को देकर उसका वेतन कम कर दिया जाए। नेक्स्ट है बंधुत्व का अर्थ। भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। एकल नागरिकता को प्रोत्साहित करता है। और मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में
दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता शब्द को क्या बोलता है, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। नेक्स्ट बोलता है, अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। प्रस्तावना के महत्व। प्रस्तावना के महत्व क्या है? प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व राजनीतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर आह्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह भी महत्वपूर्ण है कि किसने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा, तो सर आह्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के मुंशी के अनुसार पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इसके बाद अंग्रेजी राजनीति शास्त्री जो है सर अर्नस्ट बारकर ने संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान दिया। यह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। तो जितने भी लोग ने अपने अपने माध्यम से जो भी कथन कहा वह इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना क्या बोलता है? प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। बेरूवाड़ी संघ मामले 1960, तो यह याद रखिएगा ईयर को 1960। बेरूवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो बेरूवाड़ी संघ विवाद मामले में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, जबकि केशवानंद भारती मामले 1973 में LIC ऑफ इंडिया मामले 1955 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बेरूवाड़ी संघवाद मामले में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, जबकि
केशवानंद भारती मामले 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। नेक्स्ट, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना क्या बोलता है? क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले में उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, तो इसे 368 के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, एक बार, वह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित हुआ है और इसमें ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना को अभी तक कितने बार संशोधित किया गया है, तो एक बार। और कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 को बना, है ना। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में सदस्य बना और नकारा बनाम भारत संघ 1983 हुआ। यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नकारा बनाम भारत संघ 1983। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर तीन तरह के राज्यों का अपनाया गया है। 3 तरह के राज्यों को अपनाया गया है धर्म के व्यवहार के माध्यम से। नास्तिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म विरोधी राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है उसे नास्तिक राज्य कहा जाता है। ऐसा राज्य जो सभी धर्मों को जो है विरोध करता है उसे नास्तिक राज्य। ऐसा और सिद्धांतिक राज्य की बात की जाए तो ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म होता है, जैसे बांग्लादेश, वर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऐसे देशों को सैद्धांतिक राज्य कहा जाता है। जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहता है और इस तरह का उसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता है, जैसा कि भारत जो है सभी राज्यों, सभी धर्मों का समान अधिकार देता है। डेमोक्रेसी शब्द को 2 ग्रीक शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है उसे 2 ग्रीक शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, जैसा कि डेमोस और दूसरा क्रेसिया। डेमोस, दूसरा क्रेसिया, और इसका तात्पर्य क्रमशः लोग एवं शासन है। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन करना। केशवानंद भारती बनाम 1973 इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी झारखंड टीजीटी का जो है नोट्स प्राप्त कर पाएँ। और जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो नीचे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। मैं इसी तरह आप लोग के लिए नेक्स्ट टॉपिक भी लाता रहूँगा और मैं आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।